नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की हर अहम खबर, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शिवसेना विवाद पर अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। दल बदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े उठाए गए हैं कई संवैधानिक सवाल। गुरुवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। धातु और खनन उद्योग के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रीय खान मंत्री का जोर। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में संबोधन। 2047 तक साल दर साल की योजना बनाने की सलाह। ओडिशा में नदियों का जलस्तर गिरने से लोगों को राहत। राजस्थान में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का लिया जायजा। 2 दिन की गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार। सेंसेक्स 257 अंक ऊपर, निफ्टी 17,550 के पार। ब्रेंट क्रूड करीब 2.25% की बढ़त के साथ $97 प्रति बैरल से ऊपर। यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रूसी बमबारी का खतरा। कीव में अमेरिकी दूतावास ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट। अब तक 9,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अधिकारियों के साथ टिफिन बैठकें करने और सार्वजनिक खरीद के लिए ऑनलाइन मंच को लेकर मंत्रालयों से विवरण मांगा गया है। रक्षा मंत्री एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हैं। उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल बखोदेर कुर्बानोव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार की तरफ से रिहा किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना ने नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादियों के एक समूह की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और इस दौरान 2 आतंकवादी मारे गए। बीएसएफ ने पंजाब में सीमा के पास से गश्त के दौरान हथियारों का एक जखीरा बरामद किया है। हथियारों के सीमा पार से तस्करी किए जाने का संदेह है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 8,586 नए मामले सामने आए हैं। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 96,506 पर पहुंच गई है। सांसदों, पूर्व संसद सदस्यों ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे के अपने समकक्ष जूलियो सीजर एरियोला के साथ नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि नया मिशन द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की कार्यकारी समिति के चुनाव 2 सितंबर को होंगे और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल एआईएफएफ के चुनाव 1 हफ्ते के लिए टाल दिए थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रीलंका 3 श्रृंखला को 3-0 से जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी की ताजा 1 दिवसीय टीम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। भारत के 111 रेटिंग अंक हो गए हैं। खबरों पर विस्तार से नजर। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उन याचिकाओं को 5 सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया है जिनमें दल बदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े कई संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं। पीठ ने गुरुवार को संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की उस याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया जिसमें शिंदे गुट ने कहा था कि उसे असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए। संविधान पीठ शुरुआत में निर्वाचन आयोग की कार्यवाही से संबंधित चुनाव चिन्ह के संबंध में फैसला करेगी। पीठ महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई कर रही थी, जिसके कारण
राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1988 के बेनामी लेन देन अधिनियम को लेकर बड़ा फैसला किया है। कानून के एक प्रावधान को रद्द कर दिया गया है। कानून की धारा 3(2) में बेनामी लेन देन में संलिप्त लोगों के लिए अधिकतम 3 साल तक के कारावास या जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने इस प्रावधान को मनमाना होने के आधार पर असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेनामी अधिनियम में 2016 में हुए संशोधन को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है। पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देते हुए इस बाबत अपील की थी। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि 1988 के अधिनियम में 2016 में किए गए संशोधन भावी प्रभाव से लागू होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के टोरंटो से हैलिफैक्स के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ टोरंटो पहुंचे थे। यहां वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिले, उनके साथ अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और अन्य क्षेत्र में भारत की सफल यात्रा साझा की। उन्होंने खुशी जताई कि भारतीय लोग मातृभूमि से जुड़े रहते हुए कनाडा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सरकार ने पिछले 8 वर्षों में धातु और खनन उद्योग के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है। दिल्ली में भारतीय खनिज और धातु उद्योग 2030 परिवर्तन की दिशा और परिकल्पना 2047 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कारोबार करना सुगम बनाने के लिए उद्योगों के साथ परामर्श करके कई पहले की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोयला उद्योग के लिए अगले 25 साल के लिए यानी 2047 तक प्रत्येक वर्ष की योजना बनाने की जरूरत है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में खनिज और धातु उद्योग अहम योगदान कर रहा है। Commercial coal blocks have been auctioned and some of them have started the production, and this year we will end up with at least between 5 to 10 million ton production. We will get it from the commercial coal mining, which is a very good achievement, and by 2030 I think with at least 70-80 million tons of commercial coal through commercial coal mining we will get the coal, and that is a very big achievement. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने वाणिज्य विभाग के पुनर्गठन पर रिपोर्ट का विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निर्यात पर ध्यान 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सरकार के प्रयासों में निर्यात पर यानी एक्सपोर्ट पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो विदेशी व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। We want to create 100 Indian brands as global champions. The Prime Minister desires to see large Indian multinationals which can play an increasingly important role not only in giving a boost to Indian economy, creating huge amount of jobs in India, but also strengthening our image across the world. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नागालैंड में बैंकर्स कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने 3000 से ज्यादा लाभार्थियों को 205 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना का शुभारंभ भी किया। मुद्रा योजना के तहत नागालैंड को 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने नागालैंड के मोन जिले में एक्सिस बैंक शाखा का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने असम में डेमो और गोहपुर और मेघालय में मदन रितिंग में एक्सिस बैंक की 3 अन्य शाखाओं का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। इस शाखा से ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल उत्पाद, खुदरा ऋण और बेहतर व्यावसायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
अन्य शाखाओं से चाय बागान समुदाय, रक्षा प्रतिष्ठानों और व्यापारिक समुदायों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 20 साल तक सरकार के मुखिया के रूप में काम करते हुए कभी रेवड़ी बांटने पर भरोसा नहीं किया। प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़े पहलुओं पर लिखी गई पुस्तक मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। कितनी गहरी सोच रही है उनकी और पॉलिसी इंटरवेंशन में उनका कितना बड़ा योगदान है। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन आया, इसके पहले गुजरात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कॉन्सेप्ट को रखा कि जिस दिन से महिला गर्भवती होती है वहां से लेकर डिलीवरी तक की चिंता यह सरकार को करना है और इसकी व्यवस्था होगी। कांग्रेस ने 7 सितंबर से प्रस्तावित अपनी भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित लोगो, टैगलाइन, वेबसाइट और पुस्तिका का विमोचन किया। पार्टी ने यह भी कहा कि इस यात्रा के जरिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस की यह यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू होगी और इसके तहत 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 3500 किलोमीटर की दूरी तय होगी। यात्रा के पूरा होने में 150 दिनों का समय लगेगा, यानी 150 दिन इस यात्रा में लगेंगे। देश के लिए भारत जोड़ो की आवश्यकता महसूस करते हुए सभी को आमंत्रित किया है, तो फिर हम इस बात को नहीं देख रहे हैं कि कौन किसका है, किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया। गलती से पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल दागने के मामले में वायुसेना के 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वायुसेना के मुताबिक 9 मार्च 2022 को ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायरिंग घटना के लिए मुख्य रूप से 3 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। जिन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है उनमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। अधिकारियों को आज 23 अगस्त को बर्खास्तगी के आदेश दिए गए हैं। और अब बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरें। लगातार बारिश और नदियों में जलस्तर बढ़ने से राजस्थान के कोटा संभाग में हालात काफी बिगड़ गए हैं। कई जगह जलभराव के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी में स्कूल बंद हैं, जबकि बारां जिले में बचाव अभियान में मदद के लिए भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर बुलाया गया है। इस बीच राज्य के इन हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 2 दिनों से जारी भारी से बहुत भारी बारिश के ताजा दौर से राज्य का कोटा संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी जिले के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश से बांधों से पानी छोड़े जाने और नदियों में पानी की आवक के कारण जल स्तर बढ़ गया है। कोटा और झालावाड़ जिले और बूंदी और बारां के कुछ इलाकों में कल बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। मौसम विभाग ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भारतीय वायुसेना मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित विदिशा जिले में राहत कार्यों के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात करेगी। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हुई, जिससे राज्य की राजधानी और अन्य स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। प्रदेश में हो रही भीषण बारिश के चलते गांधी सागर बांध में क्षमता से दुगने पानी की आवक बढ़ जाने से हालात खराब हैं। दूसरे बांधों में भी जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और कहा कि विदिशा और गुना जिले के 25 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। इन दोनों गांवों के लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे नदी किनारे के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं।
प्रयागराज में संगम तट का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। लेटे हनुमान जी का मंदिर आधा पानी में डूब गया है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही डर सताने लगा है। प्रदेश के 42 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बात ओडिशा की करें तो हाल के दिनों में बाढ़ के कारण बनी अधिकतर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे दर्ज किया गया, लेकिन राज्य के 902 गांव के करीब 6.5 लाख लोग अब भी बाढ़ के पानी के कारण फंसे हुए हैं। राज्य में सुवर्ण रेखा और पूर्व में महानदी समेत अधिकतर नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। कई जिलों के तमाम ऐसे गांव हैं जहां बाढ़ का पानी अब भी कहर बरपा रहा है। भले ही सुवर्ण रेखा के तटबंध में कोई दरार नहीं आई है, लेकिन महानदी और उसकी सहायक नदियों के तटबंध 7 स्थानों पर टूट गए हैं। महानदी में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि बालासोर में बाढ़ का कारण बनने वाली जलाका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ। एक पद, एक संस्था, संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार। क्या है शक्तियां, क्या है सीमाएं, जानेंगे संविधान सभा से लेकर अब तक का इतिहास। देखिए प्रदेश के संवैधानिक प्रधान पर विशेष श्रृंखला राज्यपाल, सिर्फ संसद टीवी पर। शंकर डमरू बाजे। वाइब्रेंट भारत केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, देश की संस्कृति, विरासत और इतिहास का आईना भी है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन। त्योहारों, उत्सवों और कार्यक्रमों के जरिए जोड़ता है देश की संस्कृति से। संस्कृति, कला और साहित्य से जुड़ी और भी कई बातें। देखिए वाइब्रेंट भारत, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 25 अगस्त को इस साल के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फाइनल में हिस्सा लेने वाले छात्रों के साथ संवाद करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन ने दोनों नेताओं की एक तस्वीर ट्वीट की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में अगले 7 से 10 वर्षों में कुल 40 करोड़ से अधिक हवाई यात्री होने की उम्मीद है। वहीं देश में 2026 तक हेलीपोर्ट और एरोड्रोम सहित कुल 220 हवाई अड्डे होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बीजेपी की प्रदेश चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को मदद देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली तत्काल राहत राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए की जाएगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में हाईवे पेट्रोल कारों को हरी झंडी दिखाई। शुरुआत में 4 गश्ती वाहन अगरतला सबरम रोड पर 24 घंटे चेकिंग करेंगे। टीएमसी ने अपनी छात्र इकाई में कम उम्र के युवाओं को शामिल करने के लिए इसके सदस्यों की ऊपरी आयु सीमा घटाकर 25 साल करने का फैसला किया है। बीजेपी नेता राजा सिंह को जमानत मिल गई है। धर्म विशेष के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी के मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया था। पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया है।
हरियाणा के हिसार जिले में बीजेपी नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट का गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 42 वर्ष की थी। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित अवैध ट्विन टावर को गिराने के लिए विस्फोटक लगाने का काम पूरा हो गया है। दोनों टावरों में करीब 3700 किलो विस्फोटक लगा दिए गए हैं। इसे 28 अगस्त को ध्वस्त किया जाएगा। खबर शेयर बाजार से जुड़ी। शेयर बाजारों में पिछले 2 दिन से जारी गिरावट पर आज विराम लग गया है। उतार चढ़ाव भरे कारोबार बीएसई सेंसेक्स 257 अंक से अधिक के लाभ में रहा। बीएसई सेंसेक्स 257.43 अंक यानी 0.44% चढ़कर 59,031.30 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 86 अंक से ज्यादा बढ़ा यानी 0.50% की तेजी के साथ 17,577.50 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दर में वृद्धि की आशंका से अनिश्चितता बढ़ी हुई है। हालांकि यूरोप में ऊर्जा के दाम बढ़ने और अमेरिका में नीतिगत दरों में वृद्धि की आशंका से वैश्विक बाजारों में दबाव है। एशिया के दूसरे बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निके, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंसेंग नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में मिला जुला रुख रहा। अमेरिकी बाजार वॉल स्ट्रीट नुकसान में रहा। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.43% की बढ़त के साथ $97.85 प्रति बैरल पहुंच गया। और अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। पाकिस्तान की वजह से दक्षेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो भारत ने बिम्स्टेक को और मजबूत बनाने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्र मामलों के सचिव सौरभ कुमार ने आज दिल्ली में बिम्स्टेक के महासचिव तेंजिन लेकफेल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिम्स्टेक भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। बिम्स्टेक भारत की नेबरहुड फर्स्ट और हिंद प्रशांत नीति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिम्स्टेक के महासचिव 4 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। बिम्स्टेक भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका का समूह है। इस साल मार्च में कोलंबो में इसका 5वां शिखर सम्मेलन हुआ था जिसमें बिम्स्टेक को मजबूत करने का फैसला लिया गया था। श्रीलंका के 2023 के बजट का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को पिछले वित्त वर्ष के अनुमानित 9.9% से घटाकर 6.8% करना है। मंत्रिमंडल ने 2023 से 2025 के लिए एक राजकोषीय रूपरेखा को मंजूरी दी है। आईएमएफ के प्रतिनिधिमंडल के दौरे से पहले राजकोषीय घाटे के लक्ष्य की घोषणा की गई है। श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इससे यहां ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस और इस पर रूसी हमले के 6 महीने पूरे होने की पूर्व संध्या पर यूक्रेन वासियों में मॉस्को के हमले का डर दिखा। इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि रूस विशिष्ट सरकारी और नागरिक लक्ष्यों को छुट्टी के दिन निशाना बना सकता है। अमेरिका के कदम से भी इन चिंताओं को बल मिला है। अमेरिका की कीव स्थित दूतावास ने एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में कहा गया है कि इस बात की जानकारी है कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के असैन्य आधारभूत ढांचे और सरकारी सुविधाओं के खिलाफ हमले शुरू करने के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भावी खतरे का आभास हो गया था। ये चेतावनी रूस के इस दावे के बाद आई है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी कार बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार थी। रूस के फरवरी के आखिर में यूक्रेन पर हमला करने के बाद से करीब 9,000 यूक्रेनी सैनिक युद्ध में मारे गए हैं। यूक्रेन की सेना के प्रमुख जनरल वैलेरी जालुनजी ने यह जानकारी दी है और कहा है कि अब भी युद्ध खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रूस के 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद से 5,587 यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं जबकि 7,890 अन्य लोग घायल हुए हैं। अमेरिका ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मॉस्को के शीर्ष नेतृत्व और कुलीन वर्ग के लोगों समेत करीब 5,000 नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका ने दुनिया भर में अपने सहयोगियों के साथ काम करते हुए अभूतपूर्व गति से
अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन, उसके लोगों, उसकी स्वतंत्रता, लोकतंत्र और उसकी क्षेत्रीय अखंडता पर बर्बर प्रहार कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित कार शो की तस्वीरों के साथ, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश किया गया। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।